दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी के अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो जितने भी अधिनियम थे इसके पहले वाले वीडियो में भी प्रोवाइड किए गए थे, तो उसका ये पार्ट 2 है। जो क्वेश्चन छूट गए थे इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो न्यूनतम 10 अधिकतम 16। बम्बई मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 8 अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य। बंगाल प्रांत के परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो अधिकतम 20 सदस्य। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की निर्धारित कार्यकाल कितना था? तो 2 वर्ष था। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? तो परोक्ष निर्वाचन नीति अपनाई गई थी। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की अनिवार्यता गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था, तो विश्वविद्यालयों, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिश पर। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। 1892 के अधिनियम गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय प्रांतीय सदस्य के किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे? तो पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति परामर्शदात्री परिषदों जैसी थी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्व करता थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाले केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसे कवर करते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया था जनवरी 1910 में लागू किया गया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दी थी, तो 60 सदस्य बढ़ाकर दी थी। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो 69 सदस्यों की संख्या हो गई थी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था, तो यह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो पृथक निर्वाचन की सुविधाएं प्रदान की थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले के निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी? तो मिश्रित निर्वाचन मंडल की। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका रखा गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष थे A.T. अरुणडेल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम
1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? तो 3 श्रेणियां थी। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने का अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी मांडेंग्यू चेम्सफोर्ड 1918। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था? तो दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया था तो 3 जनवरी 1921 को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया था? तो द्वैध शासन प्रणाली। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों में राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो मंत्रियों की सलाह पर ये काम करते थे। भारत विषय पर राज्यों के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर काम करते थे। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्यायगमन नियमों के द्वारा। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मत किसका था? तो केंद्र सरकार का ये मत था। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? तो संघात्मक सरकार का झुकाव था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत निर्णय अंतिम होता है? ये गवर्नर का होता है। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो ये 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? तो 1 सदनीय थी। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी? तो 1919 का अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी तो मनोनयन के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? तो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल द्वारा के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था तो 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति नहीं थी तो गवर्नर में थी। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? तो पंजाब। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा अध्यादेश जारी करने हेतु वांछित वर्ष शर्त क्या थी? तो वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधान सभा स्थापित की गई थी? तो स्थापित की गई थी 1919 के द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था। यह निश्चित किया गया था 5 वर्ष के लिए। 1919 के अधिनियम के अनुसार
विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? तो कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव का आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव की परिषदों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी, तो न्यूनतम 8 अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, पुनर्निर्धारित की गई थी, तो 3, 2 से बढ़कर 3 कर दी गई थी। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? तो आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे नाविक सेना, वाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तार, मुद्रा ऋण, आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विकिकरण, सहकारी समितियां, भूमिकर प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? तो किया गया था कांग्रेस के मध्यम वर्गीय द्वारा। मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? तो की गई थी 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। भारत गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी यह संबंधित है 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। किसने कहा था 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का ही अंग थे? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं सभी, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।